हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीके पावर अप। आज हम इस वीडियो लेक्चर में जनवरी मंथ के टॉप 100 एमसीक्यूज के साथ साथ एक्सप्लेनेशन के साथ साथ न्यू पैटर्न के साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड के साथ साथ सारी चीजें कवर करने वाले हैं, जो कि होने वाला है आपका बैंकिंग अवेयरनेस सेक्शन। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को। मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक भी आपके दिल में सवाल नहीं रहेगा, एक भी कंसेप्ट ऐसा नहीं रहेगा जो आपको आएगा नहीं। बस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो डिजाइन की है। पहली न्यूज क्या है, देखते हैं। देखिए दोस्तों, पंजाब एंड सिंध बैंक की चर्चा है। ओके, क्या है? गांधीनगर गुजरात में क्या है? गिफ्ट सिटी। ओके, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। ये चीज आपको याद होगी, गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में है। वहां पर अपनी जो ब्रांच है उसको खोलने के लिए मंजूरी मिल गई है पंजाब एंड सिंध बैंक को। सर ये क्यों? इसका मतलब क्या? देखो, ये भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है, मतलब गिफ्ट। ओके, जहां से वैश्विक स्तर की फाइनेंशियल सेवाएं दी जाती है। सरल शब्दों में बोलूं, आसान भाषा में बताओ, ये भारत का ग्लोबल फाइनेंशियल हब है, जहां दुनिया भर के ग्राहकों को बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस सेवाएं दी जाती है। अब क्या आप और मेरे जैसे लोग वहां पे जाएंगे क्या? नहीं। देखिए, गिफ्ट सिटी की खास बातें क्या है? बिजनेस फ्रेंडली वातावरण, जिसमें फाइनेंस, आईटी, फिनटेक, वहां पे इंटरनेशनल बैंकिंग, ठीक है, इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस जो भी इंटरनेशनल, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें है ना, इंटरनेशनल बैंकिंग की सुविधाएं दी गई है ऐसे सिटी में जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। तो पंजाब एंड सिंध बैंक के लिए इसका महत्व क्या है? बैंकिंग की इंटरनेशनल प्रेजेंस मजबूत होगी पंजाब और सिंध बैंक के लिए। विदेशी मुद्राओं में कारोबार बढ़ेगा, ग्लोबल क्लाइंट्स की सेवाएं मिलेंगी और बैंकों को कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी, राइट। तो ये सारी जो चीजें हैं मुझे आपको बतानी थी। आगे बढ़ते हैं, जिसके बिना ये अधूरी चीज रहती है। क्या है? ओके, इंडियन इकोनॉमी का डैशबोर्ड देखिए। ये हमेशा मैं पहले वीडियो शुरू करने के पहले बताता हूँ। देखिए, जीएसटी कलेक्शन जनवरी 2026 में कितना हुआ है? ये हुआ है दोस्तों 1.93.384 करोड़ रुपीस का, ठीक है। तो याद कर लीजिए, इसमें स्टेट वाइज लीडर कौन बना है? सबसे ज्यादा प्रोवाइड किया गया है महाराष्ट्र की तरफ से। अगर मैं आगे बात करूं यूपीआई ट्रांजैक्शंस कितने हुए, तो ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, यूपीआई ट्रांजैक्शन 21.7 अरब बिलियंस, इतनी बार ट्रांजैक्शन हुए हैं। और इन ट्रांजैक्शंस में कितना पैसा आया गया है? वो है 28.33 लाख करोड़, ठीक है, ट्रिलियन, इतना पैसा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। मतलब भारत की इकोनॉमी कितनी मजबूत है ये आपको जानना है, तो ये आंकड़े बताते हैं, ठीक है। जनवरी 2026 में भारत का जीएसटी कलेक्शन 1.93 लाख करोड़, जो दिखाता है कि मजबूत टैक्स सिस्टम और बढ़ती कंजप्शन। वहीं दूसरी तरफ डिजिटल इंडिया की ताकत, यूपीआई ट्रांजैक्शंस 21.7 अरब और कुल वैल्यू रही है 28.3 ट्रिलियन। यानी एक तरफ गवर्नमेंट की कमाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ डिजिटल पेमेंट दुनिया में भारत का दबदबा बढ़ रहा है, राइट। तो जीएसटी इज इक्वल टू इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, यूपीआई इज इक्वल टू डिजिटल इकोनॉमी पावर। अब बढ़ते हैं आगे। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज कवर करना है। देखिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन है आपके सामने, उसके द्वारा हम क्या करेंगे? सोल्यूशन भी ढूंढेंगे। देखो, विच बैंक अडॉप्टेड हाइपरवर्ज, ये एक कंपनी है, हाइपरवर्ज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर वीडियो केवाईसी। देखो, एक होता है नॉर्मल केवाईसी और एक होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वीडियो केवाईसी। इसका मतलब क्या बोल रहा है इन्होंने, कि कौन से बैंक ने अपनाया है, ठीक है। तो कंपनी का नाम तो हाइपरवर्ज है। अपने को दो चीजें समझना है। देखो, एआई पावर बेस्ड वीडियो केवाईसी कभी इंटरव्यू में पूछ लिया तो चलो इसका पहले उत्तर देख लेते हैं, कौन सा बैंक है। अच्छा, ये सूर्योदय जो बैंक है ना, इसने हाइपरवर्ज एआई पावर टेक्नोलॉजी अपनाई है। अच्छा, एआई पावर वीडियो केवाईसी का मतलब होता है कि डिजिटल प्रक्रिया है जिसमें ग्राहक की पहचान लाइव वीडियो कॉल प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से वेरीफाई की जाती है। इसमें बैंक अधिकारी, एआई दोनों मिलकर ग्राहक की पहचान, डॉक्यूमेंट्स और चेहरे को मिलान करते हैं, ठीक है। वो देखते हैं सही है क्या नहीं। घर बैठे लाइव वीडियो पर आप अपना बैंक केवाईसी वेरीफाई कर सकते हो बिना ब्रांच जाए। नॉर्मल केवाईसी क्या होती है? ग्राहकों को बैंक में फिजिकल रूप से जाकर अपना आइडेंटिटी कार्ड, पैन कार्ड और फोटो सब जमा करना पड़ता है। वेरिफिकेशन मैनुअल होता है, लेकिन अब आपको सेवाएं दी जाती है कि वीडियो केवाईसी में करना है। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज थी, याद रखिए। नेक्स्ट, विच बैंक अपॉइंटेड दीपक रुइया
दीपक रुइया इंटरिम चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। कौन से बैंक के बन चुके हैं ये? तो ये बन चुके हैं ऑप्शन नंबर ई, विच इज अ आरबीएल बैंक। ठीक है, आरबीएल बैंक। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ यस बैंक। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यस बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है। अच्छा, आरबीआई ने किसको गो ग्रीन कर दिया है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, विच इज विनय मुरलीधर तोनसे। विनय मुरलीधर तोनसे इनको बनाया गया है एमडी एंड सीईओ ऑफ यस बैंक इन 2026। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। देखो दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। विच फेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। ठीक है, कोई तो भी इसने फेज पूछा है, मतलब क्या हुआ, ये प्रोसेस में है। हो सकता है फर्स्ट फेज हो, सेकंड फेज हो, थर्ड फेज हो। ऐसे क्वेश्चन को ना दिमाग लगा के सॉल्व करो। Which phase of electronics component manufacturing system worth 41,863 करोड़ has been approved by central government? ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कौन सा फेज है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को इतना इतना पैसा दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसका उत्तर मैं आपको पहला देता हूँ कि ये तीसरे फेज में ये दिया गया है। अब मेरा काम है आपको समझाना कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या है। चलो ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला आपको बोर नहीं होने दूंगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपको भी वीडियो अंत तक देखना है। अगर मेरे तरीके आपको पसंद आते हैं पढ़ाने के, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाली बैंकिंग एग्जाम में मैं हमेशा बहुत इजी तरीके से बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस आपको पढ़ाना चाहूंगा। क्योंकि मुझे भी पता है कि इतनी डिफिकल्टीज, इतने आंकड़े आपको याद नहीं रहते। लेकिन अगर हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़े, कहानी के माध्यम से पढ़े, आप आगे लेक्चर देखो तो सही, आपको याद नहीं रहा तो फिर आप मत करिए सब्सक्राइब, लेकिन वीडियो जरूर देखिए। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का फेज 3 चल रहा है, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 41,863 करोड़ रुपए दिया है। चलो, ये स्कीम क्या है? ये भारत सरकार की योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है? भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट। अब भैया इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मतलब क्या? देखिए, चिप्स हो गई, कैमरा मॉड्यूल्स, डिस्प्ले। ठीक है, इसका निर्माण बढ़ाना। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, बहुत सारी ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं छोटी-छोटी, आपको सारी चीज़ें क्या दिख रही है? इलेक्ट्रॉनिक चिप्स दिख रही है, इंडस्ट्रीज़ दिख रही है, पैसा दिख रहा है, ठीक है? डिस्प्ले के बारे में बात हो रही है, ठीक है? तो मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको। तो ये बनाने में ना क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के तहत गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आत्मनिर्भर बनो। इसके लिए इतना पैसा दिया है, 4,1,8,6,3 करोड़ रुपए, ठीक है? अच्छा, अगर मैं आगे बात करूँ इस स्कीम का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि भारत को ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना। अभी भी हमारे देश में, हम आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, वो बाहर ही बना हुआ है, मेड इन इंडिया का टैग लगता है। आप देखिए सैमसंग की कोई टीवी है, सिर्फ चाइना से उसके कंपोनेंट्स आते हैं, बस मैन्यु अपने यहाँ असेंबल होती है। क्या इसको मेड इन इंडिया बोलोगे आप? नहीं। इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करना, अभी जो मैंने बोला, डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन बढ़ाना, फॉरेन प्लस डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करना, सप्लाई चेन को मजबूत करना। तो 4186 जो 3 करोड़ वाले प्रोडक्ट से क्या होगा? इससे क्या होगा? ये तो हमने पैसा तो मार्केट में लगा दिया गया। तो मोबाइल टेलीकॉम आईटी हार्डवेयर जो कंज्यूमर होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ, इंडिया की इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम मजबूत होंगी। तो ये सारी, अच्छा इसमें से अब कौन-सी चीज़ें बनेंगी? तो मैंने ये मेजर पार्टिसिपेटिंग इंडस्ट्रीज़ लीजर में सैमसंग, टाटा, डेक्सॉन, ये क्या-क्या बनाएँगे? कैमरा मॉड्यूल्स, डिस्प्ले कंपोनेंट्स, सेमीकंडक्टर्स, मोबाइल टेलीकॉम कंपोनेंट्स, ये सारी चीज़ें बनाएँगे। ठीक है? तो हम बढ़ते हैं आगे, यहीं तक इसका आपको बताने का मेरा था। ठीक है? तो ये चीज़ें समझो। अच्छा, उसके बाद क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक अवार्ड मिला है बैंकिंग फील्ड में, किसको? कर्नाटका बैंक को आईबीए अवार्ड मिला है, बेस्ट फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और डीपीआई एडॉप्शन। देखो क्या है ये जो इवेंट हुआ है मुंबई में हुआ है, ठीक है? स्क्रीन की तरफ देखते रहो बस, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि जो कर्नाटका बैंक है, इसको इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड 2026 में बेस्ट फिनटेक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डीपीआई जिसे बोलते हैं, ठीक है? डीपीआई, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अडॉप्शन अवार्ड मिला है। ये अवार्ड उन बैंकों को दिया जाता है जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर तरीके से अपनाते हैं। फिनटेक क्या होता है? अभी फाइनेंस प्लस टेक्नोलॉजी, यानी बैंकिंग और पैसे से जुड़े टेक्नोलॉजी से फास्ट और डिजिटल स्मार्ट तरीके से लोगों तक सेवाएं पहुंचाना, मतलब यूपीआई पेमेंट, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल वॉलेट्स, एआई
बैंकिंग, चैटबॉट्स, इंस्टेंट लोन। अच्छा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या? देश का डिजिटल बैकबोन जिस पर पूरा डिजिटल बैंकिंग सिस्टम चलता है, इंडिया में कौन है? डीपीआई, मतलब उसके अंतर्गत आता है यूपीआई, आधार, डिजी लॉकर, ई केवाईसी, वीडियो केवाईसी। ये सिस्टम बैंकिंग को फास्ट, सिक्योर और लो कॉस्ट बनाते हैं, राइट? अच्छा, बेस्ट फिनटेक और डीपीआई एडॉप्शन का मतलब अभी जो मैंने बताया वही है। कर्नाटक बैंक को अवार्ड क्यों मिला? क्योंकि स्ट्रॉन्ग डिजिटल बैंकिंग इम्प्लीमेंटेशन किया, यूपीआई डिजिटल पेमेंट ऑनलाइन बैंकिंग इंटीग्रेशन किया, फिनटेक प्लस डीपीआई का इफेक्टिव यूज किया, कस्टमर सेंट्रिक डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड की और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इनोवेशन उन्होंने अपनाए हैं। तो यही चीज थी जो इसको अलग बनाता है। अब बढ़ते हैं आगे। Dear students, India's manufacturing PMI declined from 56.6 in November to। ये कितना डिक्लाइन हुआ है ये अभी आपको बताना है, ठीक है? ये भी आपको बताना है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, ये अपने को यहाँ पे ढूंढना है, ठीक है? तो इसका जो सही उत्तर है ये है 55.4, ठीक है? 55.4। तो अब ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही इसका उत्तर है। अच्छा, ये क्या बताता है? पीएमआई डिक्लाइन मतलब क्या होता है? देखिए, पीएमआई डिक्लाइन का मतलब होता है परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ठीक है? परचेसिंग मैनेजर्स मैनेजिंग इंडेक्स, ठीक है? ये एक इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो बताता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसमें फैक्ट्री उद्योग में एक्टिविटी बढ़ रही है या घट रही है। सर्वे किया जाता है फैक्ट्री के परचेसिंग मैनेजर्स से। प्रोडक्शंस, न्यू ऑर्डर, इम्प्लीमेंट एम्प्लॉयमेंट, डिलीवरी, इन्वेंट्री, इसके आधार पर ये इंडेक्स बनता है। पीएमआई का मतलब कैसे समझना है आपको? देखो, जैसे अगर पीएमआई 50 से अंदर है तो जो है मैन्युफैक्चरिंग ये पीएमआई ज्यादा है, ठीक है? 50 से ज्यादा है, ठीक है? पीएमआई 50 से ज्यादा है तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है? 50 प्लस है तो 50 है तो ये इंडिकेट करता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका बढ़ रहा है। अगर मान के चलो 50 है तो क्या है? स्टेबल है। अगर मान के चलो 50 से कम हो रहा है, ठीक है? 50 से कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर घट रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसमें, ठीक है? ये सारी चीजें। तो 54.9, ठीक है? 54.9 यहाँ पर आपको देखने को मिला था, ठीक है? 56 से फिर ये थोड़ा नीचे जा रहा है तो कॉन्ट्रैक्शन देखने को आया था। मतलब पीएमआई थोड़ा डिक्लाइन हुआ लेकिन अभी भी 50 से ऊपर है, इसीलिए सेक्टर अभी भी ग्रोथ में है, बस ग्रोथ की स्पीड कम हुई है, ठीक है? ये सारी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं। द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हैज इंक्रीज द SPREE 2025 स्कीम डेडलाइन। अच्छा, ये क्या है और क्यों बढ़ाई गई है ये अपन समझते हैं। पहले तो सीधा सीधा आंसर देख लेते हैं, इसको कब तक एक्सटेंड किया गया? तो इसको एक्सटेंड किया गया है जनवरी 31 2026। अच्छा, क्या है क्या नहीं है, बहुत आसान तरीके से मैं समझाता हूँ। देखिए, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय, इसका फुल फॉर्म है, ठीक है? इसको कौन चलाता है? ESIC, ठीक है? अगर मैं बात करूं तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्पेशल स्कीम है जिसका उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय को ईएसआई सोशल सिक्योरिटी से जोड़े। स्कीम क्यों लाई गई थी? जो कंपनी और वर्कर्स अभी तक ईएसआईसी में रजिस्टर्ड नहीं थे, उन्हें बिना पेनल्टी और बिना पुराने ड्यूज के रजिस्टर करने का मौका देना, सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ाना, मतलब मेडिकल प्लस इंश्योरेंस। अब SPREE स्कीम की मुख्य विशेषताएं क्या है? देखो, वन टाइम मौका मतलब स्पेशल रजिस्ट्रेशन ड्राइव, नो इंस्पेक्शन, नो पेनल्टी, नो पास ड्यूज, रजिस्ट्रेशन के बाद ही ईएसआई बेनिफिट्स मिलेंगे, डिजिटल रजिस्ट्रेशन, श्रम सुविधा पोर्टल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। स्कीम का फायदा क्या? एम्प्लॉयज को मेडिकल प्लस कैश इंश्योरेंस बेनिफिट होगा, एम्प्लॉयर्स को लीगल एक्शन और पेनल्टी से राहत मिलेंगी, सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ती है। तो बच्चों, ईएसआईसी की SPRRE स्कीम अनरजिस्टर्ड एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज को ईएसआईसी सोशल सिक्योरिटी में जोड़ने के लिए लाई गई है, जिसमें बिना पेनल्टी, बिना इंस्पेक्शन और बिना पुराने ड्यूज के रजिस्ट्रेशन की भी सुविधा आपको दी गई है। अब इसको बढ़ाया कब तक गया है? ये डेडलाइन है 31 दिसंबर थी, अब हो गई है 31 जनवरी 2026, ठीक है? मैंने पहले ही सोशल सिक्योरिटी की बात कर दी थी। हाई एनरोलमेंट सक्सेस देख सकते हैं आप, 71,199 न्यू एम्प्लॉयज जुड़े और अब तक टोटल 87.60 लाख एम्प्लॉयज जुड़ चुके हैं, ठीक है? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन उससे पहले
अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा के रखिए क्योंकि बहुत धमाकेदार कंटेंट अब आने वाला है। सब्सक्राइब करना मत भूलना। डियर स्टूडेंट, हाँ, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। तो प्लीज़ दोस्तों, वीडियो देख के परफॉर्मेंस का मुझे यहाँ पे आकलन कीजिएगा कि कैसा लगा वीडियो, ठीक है? और हाई पॉइंट्स ज़रूर दीजिए। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, मैंने अभी बताया था 28.33 ट्रिलियन यूपीआई ट्रांज़ैक्शंस हुए हैं जनवरी 2026 में। वही चीज़ सबसे ज़्यादा फ़ोनपे पे हुए हैं, फिर गूगल पे एंड पेटीएम, सॉरी। ठीक है, तो ये चीज़ याद रख लीजिए। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट करंट अफेयर। देखिए, सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है? ये आपको मिस नहीं करना है। सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड हैज़ स्टार्टेड लेंडिंग ऑपरेशंस, इट हैज़ सैंक्शन्ड लोन वर्थ अबाउट, अच्छा, पहले तो आंसर देख लो, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इन्होंने कितने सैंक्शन लोन किए, कितने करोड़ का? तो 4,300 करोड़ रुपए का। अच्छा, अब ध्यान से देखो मेरे स्क्रीन, आपकी स्क्रीन के सामने। अगर मैं बात करूँ तो पहले सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड क्या है? भारत सरकार की नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है जो सागरमाला प्रोग्राम के तहत पोर्ट्स, शिपिंग और मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लोन देती है। इसके उद्देश्य क्या है? पोर्ट लेड डेवलपमेंट, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना और ट्रेड को बढ़ाना। अब यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले क्या बोलता है? बोरोइंग लिमिट। देखिए, बोरोइंग लिमिट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो अ, पैसा जो है मार्केट से अधिकतम ये 25,000 करोड़ तक का पैसा उधार ले सकते हैं ताकि वे आगे मैरीटाइम प्रोजेक्ट्स को लोन दे सके। सिंपल, बोरो करेंगे, फंड राइज करेंगे और प्रोजेक्ट्स को लोन देंगे। अब लोन बुक टारगेट का यहाँ पे बात की गई है तो 8,000 करोड़ बोला गया है। इसका मतलब क्या होता है कि 8,000 करोड़ तक लोन सैंक्शन डिसबर्स करे। कौन से सेक्टर में? इनकी जहाज मैरीटाइम सेक्टर के, मतलब इतने अमाउंट के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस देना है या नहीं है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात क्या की गई है? ग्रीन फील्ड पोर्ट अथॉरिटी। देखो, ग्रीन फील्ड पोर्ट अथॉरिटी में क्या बोला है? 4,000 करोड़, मतलब ग्रीन फील्ड पोर्ट इज इक्वल टू नया पोर्ट जो शुरुआत से बनाया जा रहा है, उसमें लगभग 4,000 करोड़ का लोन ग्रीन फील्ड अथॉरिटी के तहत ये दे सकते हैं। उद्देश्य क्या है? नया मॉडर्न पोर्ट बनाना, ट्रेड कैपेसिटी बढ़ाना और लॉजिस्टिक्स का काम कम करना, ठीक है? लैंडिंग ऑपरेशंस क्या क्यों हो रहा है कि ऑफिशियली इन्होंने पैसा बाँटना शुरू कर दिया है। तो मैरीटाइम सेक्टर में फाइनेंशियल बूस्ट ये देने का काम करते हैं। आई होप कि आपको अब मेरी सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखो, वेयर विल इंडिया होस्ट एआई इम्पैक्ट समिट, ठीक है? ये कहाँ पर हो रहा है? तो ये हो रहा है ऑप्शन नंबर डी, व्हिच इज़ न्यू दिल्ली, ठीक है? न्यू दिल्ली में हो रहा है। This scheme to promote manufacturing of sintered rare earth permanent magnet has been approved by government with an outlay over, कितना पैसा दिया है? तो इसको देने का काम टोटल किया गया डियर स्टूडेंट 7,000 करोड़ रुपीस, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी सही है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि स्कीम जो प्रमोट हो रही है सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट, ठीक है, मैग्नेट। देखिए, मैग्नेट की बात हो रही है, ऐसे मैग्नेट जो जैसे कार की बैटरीज में लगते हैं, आपकी डिवाइसेस में लगते हैं, सोलर विंड्स में लगते हैं, हाइब्रिड आपकी मशीन्स में लगते हैं, एमआरआई मशीन्स में लगते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं इतने जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स हैं, क्या कभी आपने सोचा है कि मैग्नेट के बिना ये सारी चीजें चलेंगी और उसमें भी क्रिटिकल मिनरल्स की बात की जा रही है? तो पैसा टोटल आउटले 7,000+ करोड़, ठीक है? अब देखो, क्या है ये चीज? स्कीम टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट, ये भारत सरकार की योजना है जिसका उद्देश्य खासकर रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट मतलब निमोडियम मैग्नेट्स का घरेलू निर्माण, इंपोर्ट पर निर्भरता कम, मतलब बाहर देश से अब हम ये जो मैग्नेट्स है ये नहीं लाएंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत बनाना है, क्योंकि वहीं पे सबसे ज्यादा ये जो मैग्नेट्स होते हैं यूज होते हैं। रियर अर्थ परमानेंट मैग्नेट क्या होते हैं? ये बहुत पावरफुल मैग्नेट होते हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइंस, मोबाइल डिफेंस इक्विपमेंट और रोबोटिक्स में यूज होते हैं। रियर अर्थ मेटल्स, निमोडियम, सामारुयम, ये सारी चीजें होते हैं, ठीक है? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वही तो आपको फोटो में दिखाया ना। देखिए, विंड टर्बाइन्स, आपकी मशीन्स,
ये एमआरआई मशीन्स, एरोप्लेन्स। तो इंडिया में डोमेस्टिक मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है। चाइना पर अपने को इम्पोर्ट डिपेंडेंस कम करना है। ईवी प्लस रिन्यूएबल एनर्जी का इकोसिस्टम मजबूत करना है। हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करना है। तो लगभग अगर मैं बात करूं तो ये फंड कंपनीज को इंसेंटिव सपोर्ट देने के लिए है ताकि वे इंडिया में मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा सके। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हमारी सरकार इसमें ला रही है। अच्छा, इसमें किस सेक्टर को फायदा होगा? इसमें यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो ईवी, मोटर्स, विंड एनर्जी, ठीक है, ये जो है विंड एनर्जी वालों को होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे अगर हम बात करें मोबाइल वोबाइल वालों को होगा। ठीक है, डिफेंस, स्पेस, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी जो मुझे आपको समझाना था। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं आगे। देखो, अब बढ़ते हैं आगे। कितने आसानी से आपको समझ रहा है। ठीक है, अगर आपका कोई भी कमेंट हो ना, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, या आप मुझे बताइए कि सर इस टॉपिक पे भी वीडियो लाइए, हमको आपसे ये पढ़ना है। अगर आप कमेंट करोगे तभी मैं समझ पाऊंगा कि आपकी वो डिमांड है। चलिए बढ़ते हैं आगे। विच स्टेट रिकॉर्डेड हाईएस्ट ग्रोथ रेट ऑफ स्टेट टैक्स रेवेन्यू इंक्लूडिंग शेयर ऑफ यूनियन टैक्सेस ड्यूरिंग अप्रैल टू नवंबर पीरियड? चलिए, क्या बात हो रही है यहाँ पे? क्या बात हो रही है, ये देखते हैं। ठीक है, ये देखते हैं। यहाँ पे बात की जा रही है कि कौन से स्टेट ने हाईएस्ट ग्रोथ रेट हासिल की है स्टेट टैक्स रेवेन्यू में, तो वो है महाराष्ट्र। चलो, क्या है ये? सॉरी, महाराष्ट्र नहीं, ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक है। ठीक है, अब ये समझते हैं। देखिए, मैंने एक बार बोला कि स्टेट टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ और कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, राज्य सरकार की अपनी कमाई टैक्स से होती है, उसको बोलते हैं स्टेट टैक्स रेवेन्यू, जिसमें एस, जीएसटी, वैट मतलब फ्यूल, अल्कोहल आदि, स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन, स्टेट एक्साइज मतलब शराब से जो टैक्स आता है, मोटर व्हीकल टैक्स। ठीक है, तो स्टेट टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ का मतलब है पिछले साल की तुलना में राज्य की टैक्स कमाई कितनी बढ़ी या घटी है। तो उसमें कर्नाटक सबसे लीड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ग्रोथ क्यों इंपॉर्टेंट है? राज्य की फाइनेंशियल हेल्थ दिखाती है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए फंड मिलता है, फिजिकल डिफिसिट कंट्रोल होता है। अब आ जाते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब देखो, गुजरात रैंक फर्स्ट इन कैप ग्रोथ, कैपिटल कैपेक्स ग्रोथ। ठीक है, उत्तर प्रदेश हाईएस्ट वॉल्यूम, लो ग्रोथ। अब समझो, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब विकास के लिए किया गया खर्च, यानी ऐसे खर्च जो फ्यूचर में ग्रोथ बढ़ाते हैं, जैसे रोड्स, हाईवेज, मेट्रोस, रेल, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, पावर, इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स। तो कैपेक्स ट्रेंड का मतलब समय के साथ कैपिटल स्पेंडिंग बढ़ रही है या घट रही है। तो उसमें देखो, गुजरात ट्रेंड कर रहा है। ठीक है, वो ये सारी चीजें इस्तेमाल कर रहा है। अब यहाँ पर वन लाइन में आपको मैं बताऊं तो स्टेट टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ राज्य सरकार की कमाई दिखाती है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब विकास इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने का ट्रेंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों। आई होप कि यहां तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे। विच मीटिंग ऑफ पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड हेल्ड बाय आरबीआई इन मुंबई? तो पहले चरण की मीटिंग हुई है, जिसको चेयरपर्सन थे संजय मल्होत्रा सर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें बात की जाती है डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट सेटलमेंट, यूपीआई है, ठीक है, एनपीसी है। तो ओवरऑल पेमेंट्स के बारे में डिजिटली बात होती है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके में। चलिए, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। भारत ने अब यहाँ पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस बनने का मुकाम हासिल किया है। चाइना को अपन ने पीछे छोड़े हैं। यूनियन मिनिस्टर हमारे भारत देश के एग्रीकल्चर के हैं शिवराज सिंह चौहान सर। अब हम भारत एज ए इंडिया कंट्री प्रोड्यूस करते हैं 150.18 मिलियन टन्स। ठीक है, चाइना 145.28 मिलियन टन्स राइस प्रोड्यूस करता है। हाँ, उसी के साथ साथ 184 इम्प्रूव्ड वेराइटीज ऑफ 25 फील्ड क्रॉप आईसीएआर ने डेवलप की है। तो सिंपल याद रखो, चाइना को पीछे छोड़ा है, इंडिया आगे बढ़ा है राइस प्रोडक्शन में। आगे बात करते हैं। देखो, इंडियाज नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय कितने परसेंट से इन फाइनेंशियल ईयर 2027 अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय एसबीआई म्यूचुअल फंड। तो इन्होंने जो बोला है कि भारत की इकोनॉमी नॉमिनल जीडीपी जो है 11% से बढ़ती हुई अपने को दिखेंगी, और रियल जीडीपी ग्रोथ बताई इन्होंने 7.2%। तो ये बात आपको याद रखना है।
आगे बात करता हूँ एक अवार्ड दिए गए बदलता भारत मेरा अनुभव। तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने यहाँ पे मेरा अनुभव कैंपेन चलाया है। तो वीडियो कंटेंट्स होते हैं ना जो भी डिजिटली, उसमें एक कैटेगरी थी, तो उसमें इंस्टाग्राम रील में जीता है इंद्रजीत सुबोध माशाखर, यूट्यूब शॉर्ट्स में मंथन रोहित, शॉर्ट एवी चैलेंज शोहन माना, और ब्लॉग राइटिंग में कृष्णा गुप्ता। तो ये थोड़े से आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन भी आपको देखने को मिले तो अच्छी बात है, क्योंकि गवर्नमेंट की चीजें हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल के लिए। डियर स्टूडेंट, देखिए आपने इस जीके पावर हब को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी गई है, जहां पे आपको डेली करंट अफेयर्स रिलेटेड टू अपने बैंकिंग सेक्टर, और भी आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उससे भी रिलेटेड आपको क्विजेस मिलेंगी। ठीक है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपके डेली अपडेट्स, रिजल्ट्स हो, कोई नोटिफिकेशन आया हो, कट ऑफ हो, सारी चीजें देखिए इंटरव्यू से रिलेटेड आपको सारा गाइडेंस यहाँ पे मिलेगा। तो प्लीज देर मत कीजिए, नीचे पूरा वीडियो पहले देख लीजिए और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखने को मिलेगा, क्लिक करना है और ज्वाइन हो जाना है। अब बढ़ते हैं आगे हमारे करंट अफेयर्स के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज लॉन्च अ न्यू क्रेडिट कार्ड जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड? तो ये जो जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड है, ये क्या चीज है भाई? तो इसको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने लॉन्च किया है। आपके लिए क्वेश्चन है कि इस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये मुझे बताइए। अब मेरा काम शुरू हो जाता है। जीरो फॉरेक्स डायमंड रिजर्व क्रेडिट कार्ड क्या होता है? देखो, जैसे आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है कि ये आईडीएफसी का एक क्रेडिट कार्ड है। अच्छा, रिजर्व क्रेडिट कार्ड इन्होंने लॉन्च किया है, एक प्रीमियम इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड है जिसमें फॉरेन ट्रांजेक्शन पर फॉरेक्स मार्कअप फीस कितने परसेंट होती है भैया? 0%। आपको इसका कोई भी पैसा ऊपर का देना नहीं पड़ता। विदेश में पेमेंट करो, कोई एक्स्ट्रा फॉरेक्स चार्ज नहीं। ठीक है, फॉरेक्स अभी मैंने बोला फॉरेक्स मार्कअप फी होती है। ये क्या होती है? जब आप विदेशी करेंसी डॉलर, यूरो या किसी में भी पेमेंट करते हो तो बैंक डायरेक्ट 2 से 3% एक्स्ट्रा चार्ज लेता है। इसे बोलते हैं फॉरेक्स मेकअप। ठीक है, लेकिन इस कार्ड में आप करो, आपको जीरो फॉरेक्स मेकअप लगने वाला है, कुछ भी नहीं। कार्ड की मुख्य विशेषता क्या है? इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, कोई एक्स्ट्रा फॉरेक्स आपको पैसा नहीं देना पड़ेगा। उसके बाद प्रीमियम ट्रैवल बेनिफिट्स दे रहे हैं, मतलब एयरपोर्ट पे लॉन्च का एसेस रहेगा, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस रहेगा, इंटरनेशनल यूसेज रहेगा। उसके बाद रिवॉर्ड और कैशबैक रहेगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद सिक्योरिटी फीचर्स है, कॉन्टेक्टलेस पेमेंट, ये सारी सारी चीजें। अच्छा, ये किन लोगों के लिए यूजफुल है? देखिए, जो फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स है, इंटरनेशनल फॉरेन एजुकेशन करते हैं, ऑनलाइन ग्लोबल पेमेंट्स करते हैं, और एनआरआई बिजनेसेस ट्रैवलर्स है, इंटरनेशनल शॉपिंग यूजर्स है। ठीक है, उनके लिए बैंक ने ये कार्ड क्यों लॉन्च किया है? प्रीमियम कस्टमर्स होते हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। अच्छा, आपको सालाना फीस कितनी देनी पड़ेगी इसके लिए? एनुअल फी 3,000 प्लस जीएसटी इस कार्ड के लिए। ठीक है, तो ये याद रखो, आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट इससे बढ़ेंगे, फॉरेक्स ट्रांजैक्शन का वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रीमियम क्रेडिट कार्ड का मार्केट ग्रो होगा। ऐसा इंटरव्यू में सवाल अगर पूछे तो ये लाइंस बोलनी है। आरबीआई ने रिसेंटली, देखो एक साथ आंकड़ा पूछ सकता है, ये बड़ा कदम उठाया है। तो रिसेंट जनवरी के महीने में उन्होंने अपने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को 35 एक साथ कैंसिल कर दिया लाइसेंस। अच्छा, क्यों किया होगा? देखिए, नॉर्मली है, उन्होंने कोई रूल्स और रेगुलेशंस नॉर्म्स जो है वो माने नहीं होंगे, लेकिन आंकड़ा याद रखो, जनवरी महीने में 35 कटे हैं भाई। ठीक है, चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान देना दोस्तों। ठीक है, बहुत आहिस्ता से पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा, और आपके दिमाग में चीजें घुस जाएंगी। देखो, क्वेश्चन पढ़ो, द कंट्रीब्यूशन ऑफ लाइव स्टॉक्स। अच्छा, लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? लाइव स्टॉक का मतलब ये होता है कि एग्रीकल्चर, पशुपालन और फिशरी। लाइव स्टॉक का मतलब क्या होता है? पशुपालन। आगे बढ़ते हैं। टू द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ द टोटल एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर हैज इंक्रीज फ्रॉम 24% 0.38% in 2014 से 15 टू डैश इन 2023 टू 24 एट करंट प्राइसेस। ये चर्चा में न्यूज है, तो इसका सही उत्तर है भाई 30.86%। अब मैं आपको समझाता हूँ, देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले मैंने एक चीज बोला, ग्रॉस वैल्यू एडिट। तो ग्रॉस वैल्यू एडिट मतलब क्या होता है? एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, फिशरी और फॉरेस्ट्री, इनको मिलके बोलते हैं इसको मिलाकर हमारे देश की ग्रॉस वैल्यू एडेड बनती है, जीवीए। ठीक है, जीवीए। अब ध्यान से सुनो, जीवीए क्या होता है? देश ने कितना प्रोडक्शन डिवाइड बाय वैल्यू डेवलप किया है, मतलब इकोनॉमी में खेती किसानी से कितना पैसा या योगदान आया है। लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूशन क्या है?
लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूशन मतलब पशुपालन, गाय, भैंस, दूध, अंडा, मांस, ठीक है? तो लाइव स्टॉक कंट्रीब्यूशन का मतलब है कि एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर की टोटल इनकम में पशुपालन का हिस्सा कितना है, राइट? अब यहाँ पे बोला है कि 30.87 कंट्रीब्यूशन, तो एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर की टोटल जीवीए में लाइव स्टॉक का कंट्रीब्यूशन है 30.87%, राइट? मान लो एग्रीकल्चर से 100 रुपए की टोटल इनकम होती है, तो उसमें से 38.87 सिर्फ पशुपालन से आया है, मतलब लाइव स्टॉक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है। अब यहाँ पर आपको एक आंकड़ा दिख रहा है 12.77%। अच्छा, ये क्या है? इसका मतलब ये है कि इंडिया की टोटल इकोनॉमी ओवरऑल जीवीए में एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कितना है? सिंपल समझो, पूरी इकोनॉमी में 100 रुपए इज इक्वल टू 100 रुपए, तो उसमें से 12.77 पैसे खेती किसानी से आया है, राइट? ये चीज है। सिंपल कंसेप्ट एक लाइन में समझो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लाइव स्टॉक का हिस्सा है 30.87 और पूरी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर सेक्टर का हिस्सा है 12.77। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, यही मुझे आपको बताना था। उसके साथ साथ ग्लोबल लीडरशिप इन प्रोडक्शन, वर्ल्ड के पहले पायदान पे हम हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री में। अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर आपने जनवरी मंथ के टॉप 100 एमसीक्यूज नहीं देखे हैं, तो प्लीज मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लगा दी रखी है, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आ चुकी है, जाइए और उसे जरूर देखिए। अब बढ़ते हैं आगे। देखो, इंडियाज रिटेल इन्फ्लेशन इंक्रीज टू अराउंड इतना हुआ दिसंबर में अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक। अच्छा देखो, ये क्या बोलना चाहते हैं, रिटेल इन्फ्लेशन का अर्थ क्या होता है? देखो, यहाँ पे ये रिटेल इन्फ्लेशन का एक इंडेक्स है। पहले अपन देखते हैं, इसका सही उत्तर है 1.33। अच्छा, ये फोटो से आप देख सकते हो कि रिटेल मतलब रोजमर्रा जिंदगी, सब्जी, पेट्रोल, कपड़े, दवाई, किराना, इसमें आ जाते हैं अपन। अब ये इंडेक्स के ऊपर आ जाओ, मीटर के ऊपर देखो, यहाँ 1.33 बोरा है। तो रिटेल इन्फ्लेशन मतलब रोजमर्रा की चीजों के दाम कितने बढ़ रहे हैं, जैसे दूध, सब्जी, पेट्रोल, कपड़े, दवाइयाँ, किराया, इन सब चीजों के दाम बढ़ते हैं, इसी को बोलते हैं रिटेल इन्फ्लेशन। सबसे आसान भाषा में समझो, पहले टमाटर 20 रुपए किलो था, अब 30 रुपए किलो हो गया है। दाम बढ़े मतलब इन्फ्लेशन बढ़ी। रिटेल इन्फ्लेशन कैसे मापते हैं? इसको बोलते हैं सीपीआई, ठीक है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से इसको मापा जाता है। यह एक कटोरी या टोकरी होती है जिसमें रोजमर्रा की चीजें रखी होती है, और सरकार देखती है इस टोकरी का खर्च बढ़ा है या घटा है, ठीक है? तो इन्फ्लेशन ज्यादा होता है तो चीजें महंगी हो जाती है, लोगों की बाइंग पावर कम हो जाती है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। इन्फ्लेशन कम हो तो चीजें सस्ती और इकोनॉमी स्लो भी हो जाती है। तो रिटेल इन्फ्लेशन रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी से इसको देखा जाता है, राइट? तो ये अभी 1.33% जो लास्ट दिसंबर में इसको देखा गया था। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, तो उसमें भी बताया गया था कि 2 से 6% अपने को टारगेट रखना है इन्फ्लेशन को कंफर्टेबली रखने के लिए, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। इसमें 120 बीपीएस का जंप हुआ है फूड इन्फ्लेशन में, ठीक है? कौन से प्रोडक्ट्स बढ़े हैं आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ओवरऑल महंगाई है ये दर्शाता है। आगे बात करते हैं, स्काइडो रिसीव्ड आरबीआई अप्रूवल। देखो क्या हुआ है, स्काइडो को एक अप्रूवल मिला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। अब ये स्काइडो क्या है? एक पेमेंट एग्रीगेटर कंपनी है। इसके फाउंडर है श्रीवात्सन श्रीधर और मोविन जैन। हेडक्वार्टर है बैंगलोर में। किस सेक्टर में काम करती है? फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड करती है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। ये जो है ना, मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझो। देखिए, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एक देश से दूसरे देश, ठीक है? क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर का मतलब जो कई पेमेंट्स को कलेक्ट करके प्रोसेस करे, यानी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर वो कंपनी या सिस्टम है जो विदेशी मतलब इंटरनेशनल से आने जाने वाले पेमेंट्स को आसान और सुरक्षित बनाती है। एग्जाम्पल समझो कि तुम इंडिया में हो, तुमने यूएसए की वेबसाइट से कुछ खरीदा, पेमेंट डॉलर में हुआ, इस पेमेंट को सेफली इंडिया यूएसए भेजने का काम क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स एग्रीगेटर करते हैं। ये क्या क्या करता है? इंटरनेशनल पेमेंट्स का प्रोसेस करता है, करेंसी कन्वर्सन करता है, मतलब डॉलर से रुपीज, रुपीज में डॉलर, पेमेंट सिक्योर बनाता है, मर्चेंट सेलर को पैसा पहुंचाता है, रूल्स और कंप्लायंस फॉलो करता है। एग्जाम्पल में बहुत सारी कंपनियां हैं, पेपल, स्ट्रीप, रेजर पे, पेयू। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, इससे इंटरनेशनल ट्रेड आसान होता है, ऑनलाइन ग्लोबल शॉपिंग पॉसिबल होती है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पेमेंट फास्ट होती है और सिक्योर फॉरेन ट्रांजैक्शंस होती है। तो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर वो सिस्टम है जो एक देश से दूसरे देश में होने वाले डिजिटल पेमेंट को प्रोसेस करते हैं, ये करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, पेमेंट सिक्योर बनाते हैं और इंटरनेशनल ऑनलाइन शॉपिंग व ट्रेड को ये आसान बनाते हैं। देखो, अब अगली चीज है
क्या है देखो, अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज साइन बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ओमान। भारत और ओमान के बीच में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ है। अच्छा, क्या हुआ है क्या नहीं है, ध्यान से देखो। देखो, सीईपीए मतलब दो देशों के बीच बड़ा व्यापार समझौता, ट्रेड एग्रीमेंट। इसमें टैक्स खत या कम करना, व्यापार आसान, इन्वेस्टमेंट और सर्विस सेक्टर को खुला किया जाता है ताकि दोनों देशों की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। भारत और ओमान, सीईपीए क्या है? भारत और ओमान ने व्यापार, निवेश और सेवाओं को बढ़ाने के लिए सीईपीए किया है। इससे दोनों देशों के बीच जो ट्रेड है, जॉब और बिजनेस बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे लिखा है। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट की बात की है। भारत के लगभग 98% एक्सपोर्ट को ओमान में बिना कस्टम ड्यूटी ये पहुंचा जाएंगे। इससे इंडियन एक्सपोर्टर्स को बड़ा फायदा मिलेगा। ट्रेड ग्रोथ मतलब सीईपीए दोनों देशों के साथ व्यापार तेजी से बढ़ेगा। जॉब बिजनेसेस मतलब ओमान में निवेश करेंगे, भारत में कंपनियां आएंगी या हम कंपनियां वहां पे सेटअप करेंगे। स्किल वर्कर्स और प्रोफेशनल को बेहतर बनने का इनको अवसर मिलेगा। अच्छा, इस सेक्टर से कौन से लोगों को और किस सेक्टर को फायदा होने वाला है? पहला है टेक्सटाइल्स, दूसरा है जेम्स एंड ज्वेलरीज, फार्मा, इंजीनियरिंग, मशीनरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल। इन पर ड्यूटी कम या खत्म ही कर दिया गया है। राइट। तो मान लो भारत दुकान वाला है और ओमान ग्राहक। तो पहले ग्राहक को चीज महंगी पड़ती थी, टैक्स ज्यादा होता था। अब टैक्स कम, चीजें सस्ती, ज्यादा खरीद, भारत की कमाई ज्यादा। तो आई होप कि यहाँ तक आपने सारी चीजें कंप्लीटली समझ चुके हैं दोस्तों। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक बिकेम फर्स्ट ग्रामीण बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस सोलर पावर एटीएम वैन? अच्छा, ऐसा करने वाला कौन बना है? तो ये बना है त्रिपुरा का ग्रामीण बैंक। चलिए क्यों चर्चा में है देखते हैं। त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने अभी पहली सोलर पावर एटीएम वैन लाई है। इसमें कुल 3 सोलर जो पावर एटीएम वैन्स है वो है। अच्छा, ये यहाँ पर क्यों और क्या इनिशिएटिव लाया गया है? ठीक है, क्यों और क्या इनिशिएटिव लाया गया है ये अपने को जरूर पता। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो सुविधाएं होती है, फाइनेंशियल इंक्लूजन का अपन बात करते हैं, तो ये ऐसी जो सोलर पावर एटीएम वैन है जो आपके सामने दिख रही है, इसमें क्या होगा? पैसे निकालना, डिपॉजिट, ठीक है, कुछ सुविधा ये बैंक उनको प्रोवाइड करवा रहा है। अच्छा, बैंक को स्कॉच सिल्वर अवार्ड मिला है, मतलब गुड गवर्नेंस, डिजिटल इनोवेशन और सोशल इम्पैक्ट और पब्लिक सेक्टर में अच्छी इन्होंने काम की है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर ये इको फ्रेंडली अनइंटरप्टेड बैंकिंग सर्विसेज रूरल एरिया, ग्रामीण एरिया में पहुंचाते हैं, जहाँ पे लिमिटेड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहती है। ठीक है, उनको भी इंटरप्ट नहीं होने देते, मतलब बैंकिंग की सुविधाएं ये निरंतर चलाते हैं थ्रू सोलर पावर एटीएम, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये होते हैं आपके 2 मार्क वाले क्वेश्चन। ठीक है, ये देख लो, क्वेश्चन देख लिया आपने। अब अपन पहले बात करते हैं एक्सपोर्ट प्रीपेडनेस इंडेक्स की। अगर मैं बात करूं 2024 का, अभी अभी ये चर्चा में है, तो ये नीति आयोग पब्लिश करता है। तो आपको पता होना कि ये जो रिपोर्ट है पब्लिश कौन कर रहा है? नीति आयोग। एक्सपोर्ट प्रीपेडनेस का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट मतलब जब किसी देश अपनी चीजें दूसरे देश को बेचता है। प्रीपेडनेस मतलब कितनी तैयारी है। और कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो ये बताता है कि कौन सा राज्य एक्सपोर्ट करने के लिए कितना तैयार है। ये इंडेक्स राज्यों की एक्सपोर्ट कैपेसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी और बिजनेस एनवायरनमेंट को मेजर करती है। अच्छा, ये 4th एडिशन है और फर्स्ट एडिशन रिलीज हुआ था 2020 अगस्त में। ये देखो क्वेश्चन कैसे फॉर्म होते हैं, 2 मार्क वाले। ठीक है, इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ एक्सपोर्ट, जो मैंने अभी बोला था, भारत के राज्यों का और यूनियन टेरिटरी का। ये इंडेक्स अलाइन है इंडिया के ऑब्जेक्टिव, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करना बाय 2030। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो ये इंडेक्स के 4 पिलर है, 13 सब पिलर है और 17 इंडिकेटर्स है। स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज बीन क्लासिफाइड किसमें? लार्ज स्टेट, स्मॉल स्टेट और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी। ये था हमारा एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2024? तो ये जो इंडेक्स बना है पहला नीति आयोग लॉन्च करता है, जी हाँ। इट इज अ 4th एडिशन एंड फर्स्ट एडिशन बराबर 2020 में आया था। इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ एक्सपोर्ट बराबर रेडीनेस अक्रॉस द इंडियन बराबर
तो ऑल 3 आर करेक्ट। तो यही होता है, आपको डरना नहीं है, ठीक है? तो ऐसे तरीके से जब आप पढ़ोगे ना, तब आपके मार्क्स क्यों नहीं आएँगे भाई? सही तरीका लगाओ, सही तरीके से पढ़ाओ, तब आपको यहाँ पे मार्क्स दिखते हैं आते हुए। डियर स्टूडेंट, मेरी आपसे एक ही दरख्वास्त है, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। कमेंट में बताइए कि आपको सेशंस अगला वाला कौन-सा होना। आगे बढ़ते हैं। अनूप कुमार शाह हैज़ बीन अपॉइंटेड एज़ होल टाइम डायरेक्टर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बैंक? कौन से बैंक के ये होल टाइम डायरेक्टर बन चुके हैं? कोटक महिंद्रा बैंक, याद रखिए अनूप कुमार शाह। इंडिया विल कम डैश कैटेगरी of countries in next 4 year as per research report published by स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन से कैटेगरी में आने वाला है भारत? तो भारत आने वाला है अपर मिडल इनकम। अच्छा, अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड बैंक ने देशों के प्रति पर कैपिटा इनकम के आधार पर 4 भागों में बांटा है। लो इनकम, लो मिडल इनकम, अपर मिडल इनकम और हाई इनकम। लो मिडल इनकम का पहले बात करते हैं क्या होता है। तो ये रिपोर्ट में क्या बोला है? इंडिया विल कम अपर मिडल इनकम, ठीक है। तो अभी करंटली हम लोअर मिडल इनकम में हैं, तो इंडिया पर कैपिटा इनकम ये एस्टिमेटेड है टू रीच अराउंड $4000 बाय 2030। तब हम 2030 में इतना पैसा कमाएंगे। रीचिंग बाय दिस लेवल वुड प्लेस इंडिया, ये अब हमको अपर मिडल इनकम में प्लेस करने वाली है, सच एज जो चाइना इंडोनेशिया में हो रहा है। तो आंसर भी क्या था अपना? अपर मिडल इनकम। दिस टुक नियरली 60 साल, 60 years टू मूव फ्रॉम लो इनकम कंट्री टू लोअर मिडल इनकम कंट्री इन 2007। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो अब एसबीआई ने बोला कि हम अपर मिडल इनकम में आ सकते हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि अपर मिडल इनकम क्या होता है? जब पर कैपिटा इनकम लगभग 4000 के ऊपर हो जाती है, मतलब इकोनॉमी ज्यादा स्ट्रांग, पीपल्स की इनकम ज्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री डेवलपमेंट होता होता है देश में, पॉवर्टी मतलब गरीबी की यहाँ पे कमतरता दिखाती है। तो एसबीआई की रिपोर्ट कहती है कि इंडिया तेजी से ग्रो कर रहा है, अगले कुछ सालों में इंडिया लोअर मिडल से अपर मिडल इनकम कंट्री बन सकता है। मैन्युफैक्चरिंग, डिजिटल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिफॉर्म्स ग्रोथ ड्राइव कर सकता है। तो टारगेट क्या है? इंडिया को हाई इनकम कंट्री बनाने की दिशा में लेकर जाना। ठीक है, तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर हैज बीन द टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर अंडर पीएलआई? ठीक है, तो ये जो पीएलआई स्कीम के अंदर जो है, ठीक है, तो प्रोडक्शन लिंकेज इंसेंटिव, तो इसके अंदर कौन से सेक्टर ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है? तो अगेन ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैन्युफैक्चरिंग। देखो फोटो में, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में तो पीएलआई स्कीम ने बहुत धुआंधार परफॉर्मेंस किया है। तो पहले समझो कि पीएलआई स्कीम होती क्या है। मान के चलो ना, एक यहाँ पे ना गांव है, ठीक है, एक ये जो है ना गांव है, समझो पूरा का पूरा गांव है। इसका नाम क्या है? इसका नाम है भरतपुर, ठीक है, भरतपुर, ठीक है, भरतपुर नाम है। तो गांव से या गांव में या गांव वाले बाहर से मोबाइल, दवाइयाँ, टीवी सब खरीदते थे। मतलब क्या होता था? इंपोर्ट ज्यादा होता था। ठीक है, ध्यान से देखो, बाहर से खरीदना मतलब इंपोर्ट ज्यादा होना। गांव के मुखिया मतलब जो सरकार है, उसने सोचा अगर हम खुद चीजें बनाए तो पैसा बाहर नहीं जाएगा, नौकरी भी बनेगी। ठीक है, तो सरकार ने घोषणा की, उस गांव वालों ने घोषणा की, जो भी कंपनी गांव के अंदर या भारत के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन करेंगी, उसे सरकार को क्या देंगी? बोनस देंगी। तो इस कहानी को ना कंपनी से जोड़ो। बोनस देंगी, सरकार ने बोलती है अगर तुम हमारे देश में ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो हम तुमको इंसेंटिव देंगे, बोनस देंगे। तो इस बोनस को ही कहा गया है पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। समझे? अब क्या हुआ? कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाने लगी, उत्पादन बढ़ा, एक्सपोर्ट बढ़ा, जॉब्स बनी, इंपोर्ट कम हुआ। गांव भारत अमीर हुआ, मजबूत बनने लगा। तो पीएलआई स्कीम क्या है? सिंपल डेफिनेशन, सरकार कंपनियों को जितना ज्यादा उत्पादन करेंगी उतना इंसेंटिव, कैश रिवॉर्ड देती है ताकि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट बढ़े। पीएलआई स्कीम के टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर कौन से है? हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स रहा है, उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स रही है, उसके बाद ऑटो कंपनीज रही है, टेलीकॉम नेटवर्किंग रही है, सोलर पैनल्स, पीवी मॉड्यूल्स वाली रही है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिए। पीएलआई क्यों इंपॉर्टेंट है? इसीलिए मेक इन इंडिया, ठीक है, मेक इन इंडिया को मजबूत करना, जॉब क्रिएट करना, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, इंपोर्ट कम करना, ट्रेड डिफिशिएट कंट्रोल होना, इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग अब हब बन रहा है। डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक लगा दी है। सारी चीजें आपको झटपट मिल जाती है। लिंक पे क्लिक कीजिए और मेरे चैनल से जुड़िए। अच्छा,
मैंने आपको जब ये हाइपर वर्ड्स वीडियो शुरू होते ही बताया था, लेकिन मैंने एक केवाईसी की वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें छोड़ दी थी, ठीक है? तो अगर केवाईसी की बात करूँ तो केवाईसी में यहाँ पे 3 कैटेगरीज़ होती है। एक होती है हाई रिस्क, पहली होती है लो रिस्क, फिर होती है मीडियम रिस्क, फिर होती है हाई रिस्क। अच्छा, लो रिस्क में क्या होता है, आपको हर 10 साल के अंदर अपने अकाउंट की केवाईसी कराना होता है। लो रिस्क वाले में कौन आते हैं, जिनका भैया सीधा-साधा काम है, सरकारी जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में, लेकिन पैसा 1 नंबर से आ रहा है, 2 नंबर वाला पैसा नहीं है। आपको पता है कि आपकी सैलरी आने वाली है, इधर-उधर की भानगड़ आपने की ही नहीं हो। कहीं पे भी कुछ गलत नहीं किया है, तो आप आते हो लो रिस्क में। मीडियम रिस्क में क्या होता है, कर्ज बाज़ारी हो, कर्जा लिया है, कर्जा चुकाया नहीं है, थोड़े डिफ़ॉल्टर में हो, उसमें आ जाते हो। तो हर 8 साल में आपको केवाईसी कराना पड़ता है। हाई रिस्क में क्या होता है यार, आप तो पूरा ही फ्रॉड काम कर रहे हो, हवाला के ज़रिया पैसा इस कंट्री से उस कंट्री में, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस है, आपके अकाउंट में फ्रॉडेंट है, ठीक है? तो इंडिविजुअल आपको हर 2 साल में आपकी केवाईसी कराना ज़रूरी होता है या बैंक आपको बोलता है, ये मुझे बताना था। अब बढ़ते हैं आगे। इंडियाज़ ग्रोथ फोरकास्ट फॉर करंट फिस्कल ईयर हैज़ बीन इंक्रीज़ बाय आईएमएफ, कितने प्रतिशत में यहाँ पे बढ़ाई है? तो ये बढ़ाया है 7.3%। आईएमएफ ने बोला है कि हमारी जीडीपी बढ़ने वाली है। आगे बात करते हैं, देखो बहुत ध्यान से सुनना, नेक्स्ट क्या बोलने वाला हूँ मैं। Public sector bank have sanctioned over MSME loan applications made under the new credit assessment model CAM based on digital credit underwriting between April 1 to December 31st 2025। अच्छा, क्या बोला है क्या नहीं है, ये सारी चीजें मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये चीजें समझो कि MSME लोन क्या होता है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मतलब छोटे मोटे जो बिजनेसेस होती है, उनको ये लोन प्रोवाइड होते हैं। जब बैंक छोटे व्यापारी, दुकान, स्टार्टअप को बिज़नेस चलाने या बढ़ाने के लिए पैसा देता है, तो उसे बोलते हैं एमएसएमई लोन। अच्छा, ये कितना टोटल दिया गया है बैंकों के द्वारा? तो ये दिया गया है भारत में 3.96 लैक्स, ठीक है? अगर मैं बात करूँ 396, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अगर बात करता हूँ तो एमएसएमई लोन क्यों दिए जाते हैं? बिज़नेस, मशीन, वर्किंग कैपिटल, जॉब क्रिएशन, इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्रेडिट असेसमेंट वाली टर्मिनोलॉजी आई है यहाँ पे। देखो क्रेडिट असेसमेंट मॉडल क्या होता है, जब कोई लोन माँगता है, बैंक पहले चेक करता है ये व्यक्ति कंपनी लोन वापस कर पाएगा क्या नहीं। ये चेक करने की प्रोसेस इज इक्वल टू क्रेडिट असेसमेंट। बैंक क्या देखता है, इनकम, सेल्स, क्रेडिट स्कोर, पोस्ट लोन हिस्ट्री, बिजनेस परफॉर्मेंस, कैश फ्लो, ठीक है? डिजिटल क्रेडिट अंडरराइटिंग क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी समझो दोस्तों। आपको ये पता हो जाएगा आंकड़ा 3.96 प्लस लाख एमएस में लोन एप्लीकेशन सैंक्शन हुए हैं, ठीक है? लेकिन ये तो समझना चाहिए ना, डिजिटल क्रेडिट अंडरराइटिंग क्या होता है। तो लोन अप्रूव करने की डिसीजन प्रोसेस, जब बैंक एआई डेटा टेक्नोलॉजी और डिजिटल रिकॉर्ड से लोन अप्रूव करता है, इसे डिजिटल क्रेडिट अंडरराइटिंग कहते हैं। इसमें क्या यूज होता है, जीएसटी डेटा, बैंक ट्रांजेक्शन, आईटीआर, इनकम टैक्स डेटा, डिजिटल पेमेंट हिस्ट्री, एआई रिस्क एनालिसिस। रिजल्ट क्या होता है, लोन फास्टली अप्रूव होता है, पेपरलेस प्रोसेस फ्लो होती है और एक्यूरेट रिस्क चेक होता है। तीनों एक साथ समझो तो एमएसएमई लोन बिजनेस को दिया जाता है लोन। क्रेडिट असेसमेंट मॉडल मतलब लोन देने की से पहले वाली रिस्क चेक कर लेना। और टेक्नोलॉजी से फास्ट लोन अप्रूवल मतलब डिजिटल क्रेडिट अंडर राइटिंग, राइट? तो ये चीजें आपने समझ ली है। बोर्ड ऑफ विच बैंक हैज अप्रूव्ड संदीप बख्शी रीअपॉइंटमेंट एज एमडी एंड सीईओ टिल 2028। तो आईसीआईसीआई बैंक का अब यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट हो चुकी है किनकी, संदीप बख्शी सर की 2028 तक। अच्छा डियर स्टूडेंट, अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो काम जरूर कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर करना मत भूलिए अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप तक, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। डियर स्टूडेंट, क्या चीज़ है ये नई वाली, डिजिटल इंडिया भाषिनी डिवीजन एंड गवर्नमेंट ऑफ डैश साइन एमओयू फॉर्मलाइज कोलैबोरेशन ऑफ मल्टीलिंगुअल डिजिटल गवर्नेंस। अच्छा, ये भाषिनी डिवीजन क्या है पहले ये समझो। देखो भाषिनी मतलब भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया, ये डिजिटल इंडिया का एक प्रोजेक्ट है जिसका मकसद है कि भारत में अलग-अलग भाषाओं को डिजिटल दुनिया में आसान बनाना। मान लो कि एक किसान केवल हिंदी जानता है और उसे मोबाइल पर जानकारी अंग्रेजी में मिलती है, समझ में नहीं आता। अब ये जो भाषिनी एप्लीकेशन या पोर्टल है, ये क्या करेगा, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेगा, हिंदी में बदल देगा, आवाज मतलब स्पीच टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच में कन्वर्ट कर देगा। भाषिनी के उद्देश्य क्या है, हर भारतीय अपनी भाषा में इंटरनेट इस्तेमाल कर सके, सरकारी सेवाएं को समझे अपनी भाषा में, डिजिटल डिवाइड
कम करना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ट्रांसलेशन सिस्टम बनाना। मल्टीलिंगुअल डिजिटल गवर्नेंस क्या होता है, जो लास्ट में यहाँ पे लाइन में है। मैं उत्तर पे आता हूँ इसका कौन सा राज्य है। लेकिन मल्टीलिंगुअल मतलब क्या होता है, कई भाषाएं। डिजिटल गवर्नेंस मतलब डिजिटल माध्यम से सरकार की सेवाएं, मतलब सरकारी सेवा जैसे सरकारी वेबसाइट, योजनाएं, हेल्पलाइन कई भाषाओं में उपलब्ध हो। ठीक है, ये सारी चीजें मुझे आपको बताना था। तो ये जो सही उत्तर है ये है मध्य प्रदेश सरकार। अब बढ़ते हैं आगे। National campaign on entrepreneurship has been launched by Ministry of Rural Development to train। कितने लोगों को यहाँ पे इस कैंपेन के अनुसार अपन ट्रेन करने वाले हैं, तो 50,000 लोगों को। ठीक है, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन इन एंटरप्राइज प्रमोशन। तो नेशनल कैंपेन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप एक राष्ट्रीय अभियान है जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। इसका मुख्य उद्देश्य गांव के लोगों को अपना खुद का काम, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट शुरू करने के लिए प्रेरित करना और मदद देना है। यानी नौकरी ढूंढने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बनाओ। एक उदाहरण देता हूँ, ठीक है। मैं आपको बोलता हूँ कि मान लो गाँव का एक युवक है, दूध का बिज़नेस शुरू करना चाहता है, सिलाई टेलरिंग करना चाहता है, छोटा शॉप या फूड प्रोसेसिंग यूनिट खोलना चाहता है। ये कैंपेन उसे क्या देगा, ट्रेनिंग। ट्रेनिंग के साथ-साथ क्या देगा, जैसे स्किल टेक्नोलॉजी की बात किया, मार्केट एक्सेस का इश्यू कम करेगा, क्रेडिट का काम करेगा, सस्टेनेबिलिटी उसके साथ रहेगा। मतलब लोन की जानकारी, सरकारी स्कीम्स के उससे मदद होगी, बिज़नेस शुरू करने के लिए गाइडेंस मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है और शुरू में 50,000 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन यहाँ पे सिलेक्ट किए जाएँगे। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसीवेबल्स एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज़ डिक्लेयर्ड इट्स फर्स्ट इंटरिम डिविडेंड। ठीक है? इन व्हिच ईयर डिड आरएक्सआईएल स्टार्ट ऑपरेशंस? ये 2016 में शुरू करना हुआ। अच्छा, ये समझो कि ये जो आरएक्सआईएल क्या है? ये एक ट्रेड रिवर्सिबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है जिसे आरबीआई ने अप्रूव किया था। आसान भाषा में और समझो, ये एक ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ छोटे बिज़नेसेस, एमएसएमई अपने अनपेड बिल्स, इनवॉइसेस को जल्दी कैश में बदल सकते हैं। कैसे काम करता है? एक छोटा-सा एमएसएमई कंपनी ने बड़ी कंपनी को सामान बेचा, बिल हुआ है 1 लाख का, पेमेंट 60 दिन के बाद मिलना है, तो एमएसएमई को तो तुरंत पैसे मिलने चाहिए, तो वो क्या करेगा, आरएक्सआईएल पर इनवॉइस अपलोड करेगा, बैंक, फाइनेंशियरी उस बिल को डिस्काउंट करके तुरंत पैसा दे देंगे। बाद में बड़ी कंपनी बैंक को पेमेंट करती है। इससे फ़ायदा क्या होता है? एमएसएमई को जल्दी पैसा मिलता है, लिक्विडिटी मिलती है, कैश फ्लो इंप्रूव होता है, लोन देने की ज़रूरत कम होती है, डिजिटल ट्रांसपेरेंट सिस्टम यहाँ पे दिखता है। तो यही चीज़ मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें याद रखना है। तो इन्होंने फर्स्ट एवर इंटरिम डिविडेंड अपने को दिया है, ठीक है? तो ये मैं चीज़ आपको बताना चाहता था। इंटरिम डिविडेंड मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से पहले दिया गया डिविडेंड। जब कंपनी को साल के बीच में ही अच्छा प्रॉफिट दिखता है तो वो शेयर होल्डर्स और एडवांस में डिविडेंड देते हैं। इसे कहते हैं इंटरिम डिविडेंड। ठीक है? अब आई होप कि आपने समझ लिया है इंटरिम डिविडेंड का मतलब। अब आगे बढ़ते हैं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू ऑपरेट? देखिए, अभी तक हमने बात किया था ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर, अब ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर भी आ गया है। तो ये हुआ है रेज़र पे, पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल कंपनी, ठीक है? अब यहाँ पे मैं आपसे बात करूँ तो पहले समझो कि ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर वो कंपनी सिस्टम होते हैं जो बिना इंटरनेट के डिजिटल पेमेंट कलेक्ट करने में मदद करते हैं, खासकर उन जगह के लिए जहाँ पे नेटवर्क वीक होता है, इंटरनेट नहीं चलता, रूरल, रिमोट एरियाज़। मान लो कि गाँव की दुकान पर इंटरनेट नहीं है। अब कस्टमर यूपीआई लाइट, ऑफलाइन क्यूआर, एनएफसी से पेमेंट करता है। जो ट्रांज़ैक्शन है टेम्परेरी स्टोर हो जाती है, इंटरनेट आते ही सिस्टम पर अपलोड हो जाती है। ये सुविधा देने वाला सिस्टम होता है ऑफलाइन ऑफलाइन पेमेंट एग्रीगेटर, ठीक है? ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है? ये वही होता है जो इंटरनेट के ज़रिए पेमेंट कलेक्ट करता है। तो बस इतना ही फ़र्क है, ठीक है? याद रखिए। नेक्स्ट हम अपन बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर की ओर, अगली न्यूज़ की ओर। देखिए यहाँ पे काज़िद बारूचा को न्यू डिप्टी मैनेजर डायरेक्टर और भावेश ज़ावरी को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एचडीएफसी बैंक का यहाँ पे घोषित कर दिया है। पर नाम याद रखो, काज़िद बारूचा कौन? एचडीएफसी बैंक होल टाइम डायरेक्टर, 3 साल के लिए टेन्योर है, 19 अप्रैल 2026 से ये इफेक्टिव होने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स, ठीक है? ये क्या होता है? ये एक ग्लोबल इंडेक्स है जो मापता है कि कौन सा देश दुनिया के लिए कितना जिम्मेदार है, व्यवहार कर रहा है। यानी कोई देश सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए कितना काम कर रहा है। लेकिन आज की जो इमेज अपन देख रहे हैं ना ग्लोबली, ऐसा कोई इंडेक्स रहना ही नहीं चाहिए। अगर यूएसए किसी को उठा के अपने देश में ला लेता है, इधर रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो ऐसे इंडेक्स को फिर सोचने की बात है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। खैर, पढ़ाई करना है तो 154 नंबर पर
पर हम आते हैं। चलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है कौन सी स्कीम को एक्सटेंड बढ़ा दिया गया है। तो ये अटल पेंशन योजना को फाइनेंशियल ईयर 2030-31 तक बढ़ा दिया गया है। तो बस इतना याद रखो, एक्सटेंशन हुआ है गवर्नमेंट स्कीम का। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपको देखने को मिल रही है कि द यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कितना, 5,000 करोड़ का इक्विटी इन्फ्यूजन इन सिडबी। अब ये इक्विटी इन्फ्यूजन इन सिडबी क्या होता है? देखो, 5,000 करोड़ की पूंजी डाली है, ठीक है। सरकार ने सिडबी में 5,000 करोड़ की पूंजी डाली है। क्यों किया गया है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि छोटे मोटे मध्यम उद्योगों को ज्यादा से ज्यादा लोन देना, एमएसएमई को सस्ता लोन मिले, क्रेडिट फ्लो बढ़े, रोजगार बढ़े, स्टार्टअप और स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट मिले। ठीक है, पैसा कैसे दिया जाएगा? देखो, फाइनेंशियल 2025-26 में 3,000 करोड़ दिया गया, 26-27 में 1,000 करोड़ दिया जाएगा और 27-28 में 1,000 करोड़। तो 3, 1 और 1 ऐसा ये ट्रांजेक्शन्स होने वाला है, ठीक है। तो इसमें फायदा क्या होगा? लगभग 25 लाख नए एमएसएमएस को फायदा होगा, सिडबी की लेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, बैंक की कैपिटल स्ट्रांग होगी, मतलब CRAR मेंटेन होगा। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे। अगला करंट अफेयर यहाँ पे अपन देखते हैं। हाँ, टॉप 10 सेफेस्ट सिटी इन वर्ल्ड। तो सबसे ऊपर आती है अबू धाबी, ठीक है। सेफेस्ट, ये न्यूम्बो 2025 की रिपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद इंडियन सिटी दैट मेड इन सेफ्टी इंडेक्स लिस्ट, तो अहमदाबाद टॉप पे आता है सबसे सेफेस्ट सिटी के लिए। अच्छा, गार्जियन एंड इंडियन ऑपरेशन प्राइवेट लिमिटेड हैज अपॉइंटेड, किसको यहाँ पे हेड इंडिया बनाया उन्होंने? तो गार्जियन इंडिया प्राइमरी एक इंडियन ऑपरेशंस चलाती है। ये अमेरिका की कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी। तो याद रखो, कभी डायरेक्ट पूछे कि गार्जियन इंडिया कहाँ की कंपनी है? अमेरिका। और गार्जियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारत में है। तो यहाँ पे क्या नाम है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। करुणाकरण अजीसुर, ठीक है, ये कंट्री हेड है इंडिया के, अभी अपॉइंटमेंट हुई है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज बीन अवॉर्डेड ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफिकेशन फॉर विच फॉलोइंग ईयर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स के लिए उसको ग्रेट प्लेस टू वर्क का अवार्ड दिया गया है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ? मतलब ये बोल सकता हूँ कि भाई, अब यहाँ पर आपको बेस्ट प्लेस काम करने के लिए अगर कहीं माहौल अच्छा मिलता है तो इस इंस्टीट्यूट में मिलता है, ये यहाँ पे बोलने की बात है। आगे बढ़ते हैं यूनियन बजट 2026-27 की। तो कंटिन्यू यहाँ पर मैं बात करूँ तो 9वीं बार इन्होंने अपना बजट पेश किया है। एम्पावरिंग सिटीजन्स, ठीक है। उसके बाद एंश्योर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सबका साथ सबका विकास, ये बात है। बस 9 कंसेक्यूटिव टाइम मुझे बताना था बजट पेश किया है। इंपॉर्टेंट ये बताना है कि क्रिएटिंग चैंपियन एसएमएसएमई, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करने की बात की है, और चैंपियंस की जो बात कर रही है, चैंपियंस एसएमईज क्या है? तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, मतलब creation harmony application of modern processes for increasing output and national strength, portal for information management for MSME support, मतलब लॉन्च किया गया है। तो चैंपियंस पोर्टल क्या करेगा? ठीक है, ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट ने बोला है कि भाई हम यहाँ पर 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड करेंगे। उसके तहत गवर्नमेंट टू फैसिलिटेट प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट, यहाँ पे पैसा वो डालेंगे। और उसके साथ-साथ ऐसे जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है जिसमें जिसमें कि आपको लोगों को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है? आगे बढ़ाया जाए। मतलब जैसे हम बोलते हैं प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काम करती है। और भी योजना, तो सीधी-सीधी बात है भैया कि पैसा आपने इन इंस्टीट्यूट में डाला है और उसके बाद वो इंस्टीट्यूट्स ने उनके लिए काम किया है। तो सिंपल सी बात ये चीज़ है। अब आगे बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। नेक्स्ट जो चीज़ है आपके स्क्रीन के सामने, ये है पोर्टल भारत विस्तार। ठीक है, अब ये जो भारत विस्तार की मैं बात करता हूँ तो ये एआई बेस्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे भारत सरकार ने किसानों की मदद के लिए लाया है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आसान भाषा में कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवाइजर डिजिटल असिस्टेंट करता है जो किसानों को बताता है कब बुआई करे, कौन सी फसल लगाए, मौसम कैसा रहेगा, कितना खाद कितना पानी देना है, सारी चीजें।
तो यहाँ पे भारत विस्तार एआई यूज करके सैटेलाइट डेटा, वेदर डेटा, सॉइल डेटा, क्रॉप पैटर्न, मार्केट डेटा, ये सारी चीजें यहाँ पे किसानों के लिए लाई गई है। तो ये मल्टीलिंगुअल एआई टूल है, इसको डेवलप किया गया है आईसीएआर ने, ठीक है। इट विल एनहांस फार्म प्रोडक्टिविटी, ठीक है, मैंने जो अभी आपको बताया, तो ये सारी चीजें लाई गई है, यूनियन बजट में इसका बात किया गया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर सेक्टर के माध्यम से। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने यहाँ पे बेंचमार्क सेट किया है और इन्होंने भारत का पहला क्रो ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड कौन से बैंक के साथ टाइप करके लॉन्च किया है? पंजाब नेशनल बैंक, राइट। तो माइलस्टोन इन रूरल बैंकिंग सेक्टर, इंडिया फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च बाय त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ऑफ 8 पीएनबी स्पॉन्सर्ड आरआरबीज, ठीक है। तो याद रखिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको पता चलती है डियर स्टूडेंट। आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज के करंट अफेयर्स हमने यहीं पे खत्म किए। आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डियर स्टूडेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा, आपको चीजें समझी है नहीं समझी है। दोस्तों तक शेयर करना मत भूलिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी अपनी ऐसी करंट अफेयर की वीडियोस आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ जाए। उसके साथ साथ अगर आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, जिसके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी गई है, प्लीज जाइए उसे क्लिक कीजिए और ज्वाइन होना मत भूलिए ताकि समय समय पे रिजल्ट्स, वैकेंसीज, कौन सी एग्जामिनेशन कब आने वाली है, डेली करंट अफेयर्स, क्विजेस, सारा एक कॉम्प्लेक्स पैकेज आपको एक टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है। सीधी बात, नो बकवास डियर स्टूडेंट। आई होप कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।